हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11th 12th एनडीए और जेई लेवल का मैथ्स बिल्कुल सरल अंदाज में, क्लियर कंसेप्ट, इजी मेथड और शानदार परिणाम। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे बिहार सरकार द्वारा जारी मॉडल सेट के शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो बनाया जा चुका है। 8 सवाल लॉन्ग क्वेश्चन थे, उस 8 का सॉल्यूशन बताया जा चुका है। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। 30 सवाल पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, उनमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप कॉन्फिडेंटली किसको बना सकते हैं। मात्र 15 ही आपको बनाना है। इसका मतलब विकल्प आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो क्वेश्चंस का चुनाव बहुत मायने रखता है। आप किस प्रकार के क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हैं, किस में आपको पूरा मार्क्स मिले, इस पर अब आपको पकड़ बन जानी चाहिए। बातें और भी होते रहेगी। शुरुआत हम लोग करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस का। 30 सवाल में से 30 का सॉल्यूशन मैं 1-2 वीडियो में बना दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 dx अपॉन 1 प्लस cos 2x। सीखने के लिए भी वीडियो देखते रहना चाहिए। हर एक सवाल को मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो देखिए ये सवाल है dx अपॉन 1 प्लस cos 2x। तो इस सवाल को बनाने के लिए कुछ नहीं, बस आपको ट्रिगो का फॉर्मूला याद रखना चाहिए। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। तो ये सवाल आपका हो जाएगा 0 से π/4 dx अपॉन 2 cos स्क्वायर x। सिंपल इंटीग्रेशन का रूल आप याद रखेंगे, सवाल देखते देखते भी याद हो जाएगा। ज्यादा बार वीडियो को देखेंगे तो एक एक कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। 1/2 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल से बाहर आ गया। अब 1/cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx। अब ये 1/2 बाहर रह गया। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan x और लिमिट हो गया 0 से π/4। डेफिनेट इंटीग्रल है, मतलब x के जगह पर पहले π/4 रखेंगे, फिर बाद में 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू tan ऑफ π/4 माइनस tan ऑफ 0, यानी 1/2 इंटू tan π/4 का वैल्यू 1 माइनस 0, यानी आंसर हो गया 1/2। उम्मीद है कि ये सवाल आप सीख गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। एक बार पुनः इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, एक एक सवाल का डिटेल सॉल्यूशन शॉर्ट क्वेश्चंस का। दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 है कि y है x टू द पावर 5 फाइंड d3y अपॉन dx क्यूब। y है x टू द पावर 5, आपको फाइंड करना है d3y dx क्यूब। सवाल एक बार फिर से लिख देता हूं मैं। y बराबर है x टू द पावर 5, तो आपको फाइंड करना है d3y dx क्यूब। तो y x का पावर 5 है, पहले आप निकाल लेंगे dy dx। तो x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा 5 into x to the power 4, क्योंकि x के पावर n का डेरिवेटिव होता है n into x to the power n minus 1। अब हम निकाल लेते हैं d2y dx स्क्वायर। तो 5 बाहर निकलेगा और इस x to the power 4 का डेरिवेटिव होगा 4 into x to the power 3, यानी 20x क्यूब हो गया। पुनः इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो सेकंड डेरिवेटिव का डेरिवेटिव हो जाएगा थर्ड डेरिवेटिव, 20 बाहर निकलेगा और x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, यानी आंसर हो जाएगा 60x स्क्वायर। देख लेता हूं कि आप लोगों को वीडियो दिख रहा होगा या नहीं। बिल्कुल दिख रहा है, अच्छा बात है। y x टू द पावर 5 है और हमको निकालना था d3y dx क्यूब। तो पहले हम निकाल लिए dy dx, 5 into x टू द पावर 4, फिर हो गया d2y dx स्क्वायर, यानी 5 बाहर निकल गया। x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव हो गया 4x क्यूब, यानी 20x क्यूब।
फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 20 बाहर निकल जाएगा और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिवीजन करते रहिएगा बढ़िया से। Find dy by dx when y is equals to cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देखिए दूसरा सवाल डेरिवेटिव का हो गया, डेरिवेटिव से ही 5 सवाल रहेगा, जरा ध्यान दीजिए। तो y is equals to है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसका डेरिवेटिव निकालना है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर आप पुट कर दीजिए x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x। तो आप लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ इनवर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए कि cos इनवर्स cos थीटा बराबर होगा थीटा, यानी y बराबर मिल गया थीटा, थीटा के जगह पर हो गया cos इनवर्स x, तो dy by dx बराबर हो गया cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 by अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन जो आपको लग रहा है कि भारी है, डिफरेंशिएशन कहीं यूज ही नहीं हुआ, बस एक फॉर्मूला यूज हुआ। अगर आपका ट्रिगो मजबूत है तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इस बात को ध्यान रखिएगा कि ट्रिगो बहुत ज़्यादा कस करके उभर करके आता है, तो ट्रिगो पर ही ध्यान दीजिएगा ज़्यादा। एक बार उसके फॉर्मूला को जरूर देख लीजिए बढ़िया से, तो आपको आसानी से काम मिल जाएगा, काम बन जाएगा, आसानी से काम बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। एक एक सवाल को नोट कीजिएगा कॉपी में जरूर, ताकि जब रिवीजन करने की बारी आए तो फिर ज़्यादा समय आपको न लगे, या फिर एक बार वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बना हुआ है, आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि कौन सा सवाल बनाएं। 1 2 3 हो गया। चौथा नंबर सवाल देखिए, बहुत ही बढ़िया दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिग्री dx। इस सवाल में आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं, इसको बढ़िया से देखिएगा। देखिए ये डिग्री में दिया हो, पहले हमको इसको रेडियन में बदलना होगा। तो आप जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, इसका मतलब 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटा 180 रेडियन। तो x डिग्री बराबर होगा पाई बटा 180 इंटू एक्स रेडियन। तो हमारा इंटीग्रल हो गया cos ऑफ x डिग्री के जगह पर लिख देंगे पाई x बटा 180 रेडियन, क्योंकि फॉर्मूला डिफाइंड है रेडियन पर। अब जानते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो sin x के जगह पर हो गया पाई x बटा 180। लेकिन चूंकि इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से भाग देते हैं, इसलिए पाई अपॉन 180 से भाग देना पड़ेगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको हटाएंगे तो ये बन जाएगा आपको 180 बटा पाई इंटू साइन पाई x बटा 180 प्लस c। इस सवाल को बढ़िया से देख के जाइएगा, हो सकता है कि ये सवाल पूछ दे। मॉडल सेट से भी कुछ सवाल आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, पूछ देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये चौथा नंबर सवाल था cos x डिग्री dx का इंटीग्रेशन, जिसका आंसर हो गया है आपका साइन पाई x बटा 180 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 180 बटा पाई। चलिए 4 सवाल हो गया। 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल है आपका, 5वां नंबर देखिए, प्रूव दैट PA upon A is equals to 1 where A is an event
मैं देख लेता हूँ कि आपको सवाल दिख रहा है या नहीं। अकेले वीडियो बनाना पड़ता है, कोई आदमी रहते नहीं हैं। हाँ, दिख रहा है। प्रूव दैट PA upon A is equals to 1 where A is an event। कैसे बनाएंगे? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक इवेंट के हो जाने के बाद दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी। इसको लिखा जाता है PA बटा B से। तो PA बटा B का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। और किसी घटना की प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है NA बटा NS, जहाँ NS बताता है सैंपल स्पेस में एलिमेंट की संख्या और NA बताता है इवेंट में एलिमेंट की संख्या। ये प्रोबेबिलिटी का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा आपको थ्योरी बता दी। अब हम इस सवाल के सॉल्यूशन में चलते हैं। हमको साबित करना है कि PA अपॉन A बराबर 1 होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन A, यानी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि PA बटा B रहे, तो इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। उसी हिसाब से अगर आप यहाँ लिखेंगे PA बटा A, तो इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब कोई एक सेट है तो उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही मिल जाएगा। A इंटरसेक्शन A मतलब A में जो कॉमन है तो A खुद में अपने आप में कॉमन हो जाएगा। A बराबर मान लेते हैं 1 2 है, तो इसमें भी तो 1 2 है, यानी दोनों तो कॉमन हो गए। तो A इंटरसेक्शन A बराबर होता है A। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो गया बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यानी कट गया 1, यानी राइट हैंड साइड। आप सोच रहे होंगे कि यही A बटा A काट देते तो 1 नहीं हो जाता, वो हो जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। तो 1 की प्रोबेबिलिटी 1 है, ये बात नहीं समझ में आएगा। कोई इवेंट होनी चाहिए, ये इवेंट है, इवेंट को आप नहीं काट सकते। तो PA बटा A नहीं है, ये PA बटा A कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यानी A हो गया है तो फिर से A की होने की प्रोबेबिलिटी यानी 100%, यानी श्योर है। उम्मीद है कि ये सवाल भी आप सीख गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। रिवीजन करते रहिएगा, अभी तो समय है आपके पास, रिवीजन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना है, जितना हो सके उतना बनाना है। हमें पूरा उम्मीद है कि आप 90 प्लस या 100 ला सकते हैं। चूंकि विकल्प बहुत ज़्यादा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1 महीने से यही करते आ रहा हूँ, विकल्प बहुत ज़्यादा है। तो उसी सवाल को आप चुनिए जो आपको आता है, जो आप कॉन्फिडेंटली बना सकते हैं। आसमान कह रहा है कल का सूरज हमारा, निश्चित रूप से आप बनाइए, सवाल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ PA is equals to 3/8, PB is equals to 1/2 and PA intersection B is equals to 1/4, find PA upon B and PB upon A। इस टाइप का एक सवाल तो रहना ही रहना है, डेटा चाहे जो चेंज कर ले। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये 2-4 सवाल कॉमन है, इसको आपको देख के ही जाना है हर हाल में। यहाँ दिया हुआ है PA बराबर 3/8, PB बराबर 1/2 और PA इंटरसेक्शन B बराबर 1/4। तो आपको निकालना है PA बटा B। 2 मार्क्स का सवाल है, एक बनाइएगा 1 मार्क्स मिलेगा, स्टेप मार्किंग है। तो PA बटा B का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। एग्जाम में हमेशा नीचे लाइन में लिखिएगा, हमको जगह कम है, व्यवस्था हमारा पास सीमित है, तो हम ऐसे लिखते रहते हैं। आपको एकदम इस लाइन के नीचे लिखना होगा। देखिए PA इंटरसेक्शन B हो गया 1/4 और PB हो गया 1/2, यानी 1/4 × 2/1, यानी आंसर हो गया 1/2।
फिर निकालना है हमको पी बी बटा ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी 1/4 डिवाइडेड बाय 3/8, 1/4 इंटू 8/3, 1/4 इंटू 8/3, तो ये मिल जाएगा आपको 2/3। समझ में आ रहा है बात? ये आंसर हो जाएगा इसका 2/3। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप अच्छे से सीख लिए होंगे। कहीं कोई परेशानी हो तो जरूर बात करना है। मोबाइल नंबर मेरा आप जानते ही हैं, सेंटर के बारे में जानते ही हैं। आप सभी यूट्यूब के दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि मेरा अपना मैथ का ऑफलाइन क्लासेस का सेंटर है, नया टोला सपना अपार्टमेंट के सामने, पटना 4। ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं। अभी जो स्टूडेंट 11th में हैं उनके 11th के फी को माफ़ कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ 12 का फी लग रहा है। 2 बैचेज चल रहे हैं, 11 से 12 पर डे और शाम 6 से 7 पर डे। तीसरा बैच जब स्टार्ट होगा तो मैं उसका अनाउंस कर दूंगा। अभी 11 से 12 चल रहा है। अब जरा ध्यान देंगे इस बात को ऑफलाइन बैचेज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर है लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन है। द मैक्सिमाइज z is equals to 4x plus y, और दिया हुआ है कि x plus y is less than equals to 50, x and y is greater than equals to 0। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के सवाल को आप बढ़िया से देखिए। लीनियर प्रोग्रामिंग is the method of maximization and minimization of inequality। इनइक्वेलिटी के मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन को ही हम लोग कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। सवाल के माध्यम से आप सीख जाएंगे बढ़िया से। देखिए हमको क्या करना रहता है, जिसको मैक्सिमाइज करना है उसका अंतिम में काम होगा। इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स का ग्राफ खींचते हैं और उस ग्राफ में कॉमन रीजन प्राप्त करते हुए वहां पर z का वैल्यू प्राप्त करते हैं। जहां पर z सबसे ज्यादा होगा वो मैक्सिमम होगा, जहां कम होगा वो मिनिमम होगा। तो पहले हम देखते हैं x प्लस वाई, यहाँ पर 50 है। x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 50 है। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50 का ग्राफ खींचने के लिए x प्लस वाई बराबर 50 कर देते हैं और एक डेटा तैयार कर लेते हैं। एक बार x 0 करते हैं और एक बार y 0 करते हैं। जब x 0 तो y 50 और जब y 0 तो x 50। अब हम यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए कि यही पॉइंट है 50, तो ये 50 0 होगा। आपको जो ग्राफ मिलेगा एग्जामिनेशन में वहाँ देखिएगा। एक छोटा घर को मान लीजिएगा 10, तो 10 छोटा घर जो मिल जाएगा, या इसको 10 छोटा घर को मान लीजिएगा आपको कितना, आप उसको मान लीजिएगा 10, तो 10 20 30 40 50, यानी पांचवा घर मिल जाएगा 50। ऊपर भी हो जाएगा 50, मान लीजिए ये हो गया। और x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब यहाँ देखिए इनइक्वालिटी के साथ साथ इक्वालिटी भी है, इसलिए थिक लाइन लगा देंगे। अगर यहाँ सिर्फ इनइक्वालिटी रहता तो डॉटेड लाइन लिखते। अब हम देखते हैं कि रीजन जो है हमारा क्या होगा, ये ओरिजिन होगा, यानी इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के नीचे। तो रीजन को प्राप्त करने के लिए लाइन के ऊपर या नीचे का कोई एक पॉइंट लेकर के उसको सेटिस्फाई कीजिए। जैसे इस लाइन के नीचे है ओरिजिन, ओरिजिन हो गया 0, 0, तो यहाँ रख देते हैं 0 0। तो 0 प्लस 0 यानी 0 छोटा है 50 से, बिल्कुल सही। तो यही आपका रीजन हो गया OAB। OAB को कहेंगे फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन बराबर हो गया OAB। देख लेता हूँ कुछ वीडियो कट तो नहीं रहा है, सब आपको दिख रहा है? हाँ सब दिख रहा है। तो फिजिबल रीजन हो गया OAB। अब हमको निकालना है z का वैल्यू, z एट कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट पर हम z का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट है O, जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 0।
तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए z बराबर है 4x प्लस वाई, x के जगह पर रख देंगे 0 और y के भी जगह पर रख देंगे 0, यानी 4 × 0 प्लस 0। अब निकालते हैं एट a मतलब 0,50, तो z बराबर होगा 4 × 0 और प्लस 50 यानी 50। अब निकाल देते हैं b पॉइंट है 50,0 यानी z में x के जगह पर रख देते हैं 50, तो 50 × 4 प्लस y के जगह पर 0 यानी 200। अब इन तीनों में चुन लीजिए कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन है। ये तो 0 है, ये 50 है, ये 200 है, तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा वैल्यू है। तो लिख देंगे लास्ट लाइन में मैक्सिमम ऑफ z बराबर 200 एट 50,0। यही आपका आंसर हो गया, मैक्सिमम ऑफ z बराबर हो गया 200 एट 50,0। नेट कम रहता है मेरे पास, इतने में समाप्त हो जाएगा सब कुछ। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, 7 सवाल ही कोशिश करेंगे कि आज ही और कुछ सवाल बना करके भेजें। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए और दूसरे सब्जेक्ट को भी देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद ज़रूर जुड़े रहिएगा और अपने जूनियर्स को भी इस चैनल से जोड़ दीजिए कि सब चैप्टर A to Z अच्छे ढंग से पढ़ाई हो रहा है और पुनः उस चैप्टर को एक बार फिर पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पर, जो पहले से भी पढ़ाया जा चुका है। फिर धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदलेगी, बोर्ड बदलेगा, लाइटिंग बदलेगा और साउंड बदलेगा, पढ़ाने का तरीका बदलेगा। लोगों को जोड़ते चले जाइए, ये फॉरएवर के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद।